नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे 1999 के कारगिल युद्ध के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्हें शायद हम अक्सर बस एक सैन्य जीत के रूप में देखकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन असल में ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये इंसान की असीम सहनशक्ति, कभी हार ना मानने वाले अदम्य साहस और उस सर्वोच्च बलिदान की एक बेहद व्यक्तिगत कहानी है जिसे उन बर्फीली चोटियों पर अंजाम दिया गया था। आज के इस विश्लेषण में हम खास तौर पर टाइगर हिल के नायकों और उन परिवारों की कहानियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिन्होंने इस युद्ध की सबसे भारी कीमत चुकाई। अब इस इलाके की असलियत का जरा अंदाजा लगाइए। -48 डिग्री सेल्सियस, 0 से 48 डिग्री नीचे। कारगिल जिले में सर्दियां कितनी हाड़ कंपा देने वाली होती हैं, ये आंकड़ा खुद चीख चीख कर बता रहा है। सोचिए, ये वो तापमान है जहां लोहा भी छुओ तो चमड़ी से चिपक जाए और आम जिंदगी जीना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और इसी जमे हुए सुन्न कर देने वाले परिदृश्य में इस पूरे संघर्ष की नींव रखी गई थी। और सिर्फ ठंड ही नहीं, एक और भयानक चुनौती थी 18,000 फीट की ऊंचाई। ये वो ऊंचाई है जहां सैन्य चौकियां स्थित थीं। यहां हवा इतनी पतली होती है कि एक एक सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं लगता। इसी ऊंचाई पर 0 से नीचे के तापमान और दुर्गम चट्टानों के बीच दोनों तरफ के सैनिकों को एक दूसरे का सामना करना पड़ा था। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल उठता है कि दुनिया के सबसे दुर्गम और क्षमा ना करने वाले इलाके में सेनाएं आखिर पारंपरिक युद्ध कैसे लड़ सकती हैं? मतलब, जब खुद आबो हवा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए तो वहां तोपखाने और पैदल सेना का संचालन कैसे किया जाता है? सच कहूं तो यही वो चुनौती थी जिसने कारगिल युद्ध को सैन्य इतिहास के सबसे अद्वितीय संघर्षों में से एक बना दिया। कारगिल सेक्टर को निशाना बनाने के पीछे ये भौगोलिक चुनौतियां ही सबसे बड़ी वजह थीं। सर्दियों में इतनी ऊंचाई वाली इन चौकियों को खाली छोड़ने की एक पुरानी परंपरा चली आ रही थी, और बस इसी का फायदा उठाकर घुसपैठियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चोटियों पर चुपचाप कब्जा कर लिया। वहां से नेशनल हाईवे 1 यानी NH1 सीधे उनके निशाने पर था। मिलिट्री स्ट्रेटजी में पहाड़ी युद्ध का एक बड़ा ही सख्त और क्रूर नियम होता है जिसे माउंटेन वॉरफेयर रेशियो कहते हैं। आमतौर पर मैदानी इलाकों में यह अनुपात 3 और 1 का होता है, लेकिन जब दुश्मन ऊंचाई पर बैठा हो तो उसे हटाने के लिए हमलावरों का अनुपात 6-1 होना चाहिए, यानी एक रक्षक को हटाने के लिए 6 हमलावर। घुसपैठियों ने ऊंची चोटियों पर छिपकर जो बढ़त हासिल की थी, उसने भारतीय सेना के सामने लगभग एक अभेद्य किले को भेदने जैसी चुनौती खड़ी कर दी थी। मई 1999 आते आते इस संकट की भनक तब लगी जब स्थानीय चरवाहों ने वहां कुछ अजीब हलचल देखी। इसके बाद कैप्टन सौरभ कालिया की टीम गश्त पर गई और उन पर घात लगाकर हमला किया गया। शुरुआत में ऐसा लगा कि ये केवल कुछ उग्रवादी हैं, लेकिन जल्दी ये साफ हो गया कि घुसपैठियों ने 130 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया था और वे मोर्टार और विमान भेदी तोपों जैसे भारी हथियारों से लैस थे। ये कोई छोटी मोटी घुसपैठ बिल्कुल नहीं थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक बहुत ही विशाल और त्वरित सैन्य प्रतिक्रिया की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन विजय। भारत सरकार और सेना ने इस घुसपैठ को जड़ से खत्म करने के लिए लगभग 30,000 जवानों को इस जमा देने वाले कारगिल द्रास सेक्टर में तैनात किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक और रणनीतिक कदम था। भले ही दुनिया दूर से दो परमाणु संपन्न देशों के बीच के इस तनाव को देख रही थी, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही थी। गहरे अंधेरे में छोटी बंदूकों की आवाजें और नुकीली चट्टानों पर लड़ी जा रही खूनी जंग। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बड़े तोपखाने हमेशा काम नहीं आते, इसलिए वहां लड़ाई बेहद व्यक्तिगत तरीके से बिल्कुल आमने सामने लड़ी गई। और इसी आमने सामने की लड़ाई का सबसे बड़ा केंद्र बना टाइगर हिल। आसपास के इलाके की इस सबसे ऊंची चोटी पर कब्जा करना किसी भी कीमत पर जरूरी था। पर यह कोई ऐसी लड़ाई नहीं थी जो सुबह शुरू हो और शाम तक जीत ली जाए। ये एक भीषण और थका देने वाला हमला था जिसने सैनिकों की शारीरिक और मानसिक सीमाओं की कड़ी परीक्षा ली। जीत कोई एक जादुई पल नहीं था। 3 जुलाई को 18 ग्रेनेडियर्स ने जो हमला शुरू किया, उसे 4 जुलाई को 8 सिख रेजिमेंट के अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ी। कई दिनों के अथक प्रयास, भारी गोलाबारी और कई प्रमुख कमांडरों के शहीद होने के बाद आखिरकार 8 जुलाई को टाइगर हिल को पूरी तरह से वापस लिया जा सका। ये लगातार चलने वाला एक थकाऊ और दर्दनाक संघर्ष था। इन नामुमकिन सी लगने वाली चोटियों को वापस पाने में सबसे बड़ी भूमिका हथियारों की नहीं, बल्कि जवानों की व्यक्तिगत बहादुरी की थी। चलिए अब उन कुछ खास शूरवीरों की बात करते हैं जिन्होंने मौत की आंखों में आंखें डालकर अपना फर्ज निभाया।
ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा और राइफलमैन संजय कुमार। ये वो 4 नाम हैं जिन्होंने अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। इन चारों वीरों को भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। यह इस बात का प्रमाण है कि असीम साहस किसी एक रैंक का मोहताज नहीं होता, बल्कि यह मातृभूमि के प्रति समर्पण की एक मिसाल है। वो लड़ाई आखिर कितनी करीब से लड़ी गई थी, इसे तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक के इस वाक़े से आसानी से समझा जा सकता है। पॉइंट 4875 पर दोनों तरफ के सैनिक इतने करीब थे कि रात भर गोलियों की आवाज़ के साथ साथ दोनों के बीच तीखी जुबानी बहस भी चलती रही। इसी पॉइंट 4875 पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने फंसी हुई टुकड़ियों की मदद के लिए स्वेच्छा से आगे बढ़कर मोर्चा संभाला था। कैप्टन बत्रा की बात करें तो सफलता के बाद उनका वो नारा, ये दिल मांगे मोर, पूरे देश के लिए एक जुनून बन गया था। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद उन्होंने यही कहा था। लेकिन इसके बाद पॉइंट 4875 पर कैप्टन नवीन नागप्पा को दुश्मन के स्नाइपर से बचाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। देखिए, युद्ध सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर ही नहीं लड़े जाते, उनके गहरे निशान उन घरों ने भी छूट जाते हैं जहां से गए हुए लोग कभी लौटकर नहीं आते। आइए इस संघर्ष के बाद के प्रभावों और युद्ध की उस गहरी मानवीय कीमत पर चर्चा करते हैं जो पीछे छूट गए परिवारों को चुकानी पड़ी। एक दर्द ऐसा भी है जो कभी खत्म नहीं होता, जैसे कैप्टन सौरभ कालिया का परिवार। उन्हें गश्त के दौरान बंदी बना लिया गया था और उनके साथ बेहद क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया गया। उनके माता-पिता ने अपने बेटे को इंसाफ दिलाने और इन युद्ध अपराधों को उजागर करने के लिए सालों तक एक लंबी, धैर्यवान और अकेली लड़ाई लड़ी। ये युद्ध की वो कड़वी सच्चाई है जो संधियों पर हस्ताक्षर होने के बाद भी जारी रहती है। इन परिवारों के इस अकेलेपन और दर्द को समाज और लोकप्रिय संस्कृति ने भी महसूस किया है। हिंदी फिल्म धूप में महावीर चक्र विजेता कैप्टन अनुज नैयर की शहादत के बाद उनके माता-पिता के संघर्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया गया था। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि एक सैनिक का जाना केवल सैन्य आंकड़ों में एक नंबर का जुड़ना नहीं है, बल्कि एक पूरे परिवार का जीवन हमेशा के लिए बदल जाना है। अगर हम इस मानवीय त्रासदी को थोड़े कठोर आंकड़ों में देखें तो नियंत्रण रेखा के दोनों ओर भारी नुकसान हुआ। भारत ने अपने 527 वीर जवानों को खो दिया और 1363 घायल हुए। वहीं पाकिस्तानी हताहतों को लेकर अलग अलग दावे हैं। कुछ अनुमान 357 मौतों का आंकड़ा देते हैं तो कुछ के अनुसार यह संख्या 4000 से भी ज्यादा है। पर गिनती चाहे जो भी हो, हर एक नंबर के पीछे एक जीता जागता इंसान था और उसका एक परिवार था। द्रास में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक में कदम रखते ही हिंदी के प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा आपका स्वागत करती है। यह कविता उस फूल की इच्छा को दर्शाती है जो केवल उन शूरवीरों के रास्ते पर बिछना चाहता है जो अपने मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने जा रहे हैं। यह पूरा स्मारक उन सभी सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की मूक गवाही देता है। तो जब भी हम कारगिल की इन ऊंची, सर्द और नुकीली चोटियों के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल हमें अंदर तक झकझोर देता है। बर्फ पर खींची गई इन भूराजनीतिक रेखाओं की इतनी भारी मानवीय कीमत को हम कैसे याद रखेंगे? ये इतिहास केवल तारीखों और जीती गई चोटियों का नहीं है, बल्कि उन लोगों का है जिन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास के इन मानवीय पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।